बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साल 2024 का आखिरी शुगल भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लगाया। ये वैसे पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने एक अजीबोगरीब मजाक किया। एक ऐसे शख्स को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया जो ना संजीदा दिखता है, ना संजीदा हरकतें करता है। एक अजीब, यानी इससे अच्छा कोई नमूना 25 करोड़ लोगों में नहीं मिला था। अगर यही करना था, मैंडेट चोरी करना था, जाली फार्म 47 के ऊपर ही कोई वज़ीर आज़म बनाना था, तो कोई चज का बंदा बना देते, या कोई ऐसा बंदा बना देते जो कौम का इस तरह मजाक तो ना उड़ाता। अब आखिरी दिन का शुगल आप चेक करें। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब एक दिन कह रहे थे कि वो एक मुल्क में गए, वहाँ आवाज़ आ रही थी करके वो आवाज़ें निकाल रहे थे मुंह से। ये जनाब प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, और वो आवाज़ें निकाल निकाल के एक्टिंग कर करके दिखाता है। अच्छा, अभी जो साल के आखिर दिन में वो आवाज़ बदल गई है। अब वो कहीं जापान गए हैं, वहाँ पे आवाज़ तब्दील हो गई है, और वहाँ पे कह रहे हैं जनाब अब ऊ करके आवाज़ आ रही थी। एक और जगह पे गए कहीं पे शहबाज शरीफ साहब, और उन्होंने कहा जी वहाँ पे वो एहतजाज हो रहा था, यानी वो काम जारी था और एहतजाज हो रहा था, तो ऊ करके एहतजाज करें तो शहबाज शरीफ साहब को बहुत पसंद आया। तो आज के बाद जब भी शरीफ खानदान एहतजाज करना चाहे ना, तो इनको सिर्फ ऊ पे लगाना है, सिर्फ कि जनाब आपका सबसे अच्छा एहतजाज जो आपका पसंदीदा, जाए जाके अपने घर बैठे और वहाँ पे ऊ करके आप एहतजाज करें। यानी खुद इन्होंने जब भी एहतजाज किया, ये इस्लामाबाद पहुंचे, इनको जगह दी गई, इन्होंने लॉन्ग मार्च किए, इन्होंने धरने दिए, जो इनका दिल किया इन्होंने किया। ये बैठ गए, अपनी इनकी हुकूमत थी और पंजाब के अंदर ये मीनारे पाकिस्तान बैठ के पंखे चलते थे, तो खुद तो इन्होंने ऊ करके कभी एहतजाज नहीं किया। यानी मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट इससे बेहतर आदमी ला सकती थी, लेकिन एक ऐसा आदमी जो एक नमूने की तरह काम करता है, एक ऐसा आदमी जो ना संजीदा है ना संजीदा दिखता है, यानी उसके चलने फिरने से और बात करने से और बाकी तमाम चीज़ों से आपको लगता है हर दूसरे दिन तो कोई ना कोई मीम बन जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सीट से बदला लिया गया, यानी वजीर आजम का जो ओहदा है उसको बेतौकीर किया गया कि हम ऐसा बंदा लाकर यहां बिठाएंगे कि ये ओहदा ही लोग संजीदा ना लें, इसकी लोग इज्जत करना ही छोड़ दें। यानी आप और कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ इस ओहदे को बेतौकीर कर रहे हैं ताकि लोगों के दिलों में इस कुर्सी और मनसब की इज्जत खत्म हो जाए। यानी सिंपल ये है कि सोनिया हो जाए गलियां दे विच मिर्जा यार फिरे, कि कोई और मुकाबले में हो ही ना कभी। कभी इनकी हरकतें चेक करके ना, मेरा ये वैसे गुजारिश है एस्टेब्लिशमेंट से कि आप सोचिएगा कि आपने पाकिस्तान पर कितना बड़ा जुल्म किया है। अगर जाली फार्म 47 पर बनाना था, कोई काबिल और ज़हीन आदमी बेशुमार पाकिस्तान में है जिसमें कोई थोड़ी बहुत कॉमन सेंस होती, उसे आप बना देते। मगर मेरे ख्याल में मकसद जो है वो कौम को तकलीफ देना था। ये चाबी वाला खिलौना लाकर लगा दिया प्राइम मिनिस्टर, और इस ओहदे को बेतौकीर करके रख दिया है। अभी हालात ये हैं कि ये इतने गैर मकबूल हैं कि हर जगह पे कैदी नंबर 804 के नारे लगाते हैं। यानी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पाकिस्तान में आप कोई एक इवेंट रख लें, कोई एक बड़ा इवेंट रख लें, और वहाँ पे आप चारों तरफ से हर बंदे के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस इकट्ठी ना करें, जहाँ पे भी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट नहीं होगा, जहाँ पे भी लोगों को आपने कैदियों की तरह नहीं पकड़ा होगा, वो बस आपका माहौल ना हो। आप पाकिस्तान में कोई इवेंट रख लें, आप क्रिकेट मैच करवा लें, अभी ये आने वाले हैं ना मैचेस, आप नारे सुन लीजिएगा, और उसका बंदोबस्त किया जा रहा है। जाली शोर जो होता है ना क्राउड का, वो इकट्ठा किया जा रहा है कि हम मीडिया के ऊपर जब दिखाया करेंगे कि साउंड आ रहा है क्राउड का, तो वो जाली हम लगा दिया करेंगे, ताकि जो कैदी नंबर 804 के नारे लगने हैं, या मरियम के पापा चोर है, ये वाले जो नारे लगने हैं, या जो वहां पे लोग आएंगे मैच देखने के लिए, उनके लिए जो चोर चोर के नारे लगने हैं, वो हम ना सुनवा सके। लेकिन जो लोग ग्राउंड में जाएंगे वो तो अपने कैमरों से रिकॉर्ड करेंगे ना, अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करेंगे। तो बड़ा रिकॉर्ड लगने वाला इस हुकूमत का, जब भी कोई मैच होता है यही होता है। आप अवाम का कबड्डी का मैच करवा लें, कट करवा लें, वहां पे ये होता है। आप जनाब नेजाबाजी का मुकाबला करवा लें, वहां पे ये होता है। इस साल जो है चित्राल के अंदर जो बहुत बड़ा हमारा एक सिंदूर का फेस्टिवल होता है, वहां पे खेमे लग गए थे, पूरी तैयारियां हो गई थी, वो जुलाई में कैंसिल कर दिया गया। क्यों? उसे कैंसिल करने की वजह यह थी कि अगर वो इवेंट हो जाता, वहां पे कैदी नंबर 804 के नारे लग जाते। लोग जो है वो इमरान खान से दीवानावार प्यार करते हैं। तो जहां पे भी आप जहां बरी के अंदर जो है गुज़िश्ता रात न्यू ईयर पे लोग इकट्ठे हुए, और जहां पे भी लोग इकट्ठे होते हैं, एक बंदा आवाज लगाता है, सारी दुनिया इस काम पे लग जाती है। वहां पे जनाब कैदी नंबर 804 के नारे लग गए, मरी में पुलिस को लाले पड़ गए। अब खौफ इतना ज्यादा है, वो बेचारे पुलिस वाले डरे हुए हैं कि यहाँ पे कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे हैं, ये वीडियो बन के चली जाएंगी तो वजीर आला पंजाब जो है वो हमारे SP को, DPO को, RPO को, सबको जलील करना शुरू कर देगी। फिर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो डंडा हमें देगी और हमें हमारी नौकरियों से हटा दिया जाएगा, हम OST हो जाएंगे। तो बड़े सख्त ऑर्डर आए होते हैं ऊपर से कि क्योंकि इमरान खान से सब चिढ़ते हैं बड़े लोग, एस्टेब्लिशमेंट भी और हुकूमत भी, लिहाजा वो मजबूरन बेचारे लाठी चार्ज करते हैं पुलिस वाले, वो लोगों पे लाठी चार्ज कर रहे हैं। लोग आगे से इमरान खान के नारे लगा रहे हैं, और मरियम के पापा चोर हैं, ये वाला नारा लोगों का वैसे बड़ा फेवरेट है, लोग वो वाला नारा भी लगा रहे हैं, और कैदी नंबर 804 के नारे भी लगा रहे हैं। ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804।
लग रहे हैं जनाब वहां पे नारे मरी के अंदर आप जहां पे भी 4 बंदे इकट्ठे करेंगे वहां नारे ही लगेंगे। अब मेरे ख्याल में हाल ये है कि पूरे पाकिस्तान में हमेशा के लिए जब तक ये गंदा तजुर्बा आपने रखना है तब तक के लिए आप दफा 144 लगा दें। कहीं पे भी आप 3 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना होने दें, वरना जहां पे चौथा बंदा 5वां बंदा इकट्ठा होगा वहां पे कैदी नंबर 804 के नारे लगने ही लगने हैं। जहां पे आप चले जाए यही हो रहा है। आप इकट्ठ करवा कर देख ले, कोई गेम करवा ले, कोई फेस्टिवल करवा ले, कोई चीज करवा ले, एक बंदा नारा लगाता है, सारे लोग जवाब देते हैं। ये है इस वक्त इमरान खान की ताकत। मैं एक बात समझाना चाहता हूं, आज साल का पहला दिन है तो मेरी जिम्मेदारी है समझाना। मैंने 2022 में भी सामने बैठ के कुछ बड़े समझदार लोगों को यह बात समझाई थी, लेकिन जिद जो है वो सामने आ गई थी और वो ये बात समझे नहीं थे। मैं आज फिर ये बात समझाना चाहता हूं। अकल पे पर्दा हो तो फिर बात समझ नहीं आती, जिद अगर पड़ी हो तो बात समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी मेरे ये अल्फाज आप संभाल कर रख लें, ये आपके काम आएंगे। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तानियों की जिद बन गया है। वो इस वक्त नौजवान नस्ल का रोमांस है। वो मुस्तकबिल और हालात से मायूस लोगों के लिए एक उम्मीद बन चुका है। वो गरीबों के लिए एक सहारे की हैसियत रखता है। पाकिस्तानी उसे और वो पाकिस्तानियों को मुकम्मल तौर पे ओन करते हैं। ना पाकिस्तानी उसे छोड़ रहे हैं और ना वो पाकिस्तानियों को छोड़कर कोई डील कर रहा है कि वो पाकिस्तान से बाहर चला जाए, उसको डील्स दी जाती है, लेकिन वो नहीं कर रहा। तो पाकिस्तानी भी उसे नहीं छोड़ते, वो पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ता। सरमायादारों, किसानों, मजदूरों और कमजोर तबकात के लिए वो एक ऐसे किरदार में ढल चुका है जिसके बगैर अब इस निजाम की कहानी मुकम्मल नहीं हो सकती। आप जो मर्जी कर दें उसके बगैर चलेगा नहीं। 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों की अगर आप बात करें तो उनकी अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी है और उसके एक इशारे की मुंतजर रहती है। 70 साल में जो पूरा मुल्क मिलकर नहीं कर सका वो उसकी जेल के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कर दिखाया। और पाकिस्तान की हुकूमत और इदारों के हवाले से आलमी सतह पे जो सोच है उसको बदल कर रख दिया। उसकी आलमी शोहरत और मकबूलियत और क्रेडिबिलिटी है। ये कैदी नंबर 804 की मैं बात कर रहा हूं। ये वक्त उससे फायदा उठाने का है। माजी में इमरान खान से गलतियां हुई हैं, आइंदा भी होंगी। इंसान है, इंसान गलती करता है। मगर सच तो यह है कि आज आपके पास इमरान खान के अलावा मौजूदा मसाइल का कोई और हल नहीं है। उसके बगैर सिस्टम को घसीटा तो जा सकता है मगर सिस्टम को चलाया नहीं जा सकता। मैं मानता हूं कि गुज़िश्ता चंद सालों में मुल्क को जहां पहुंचा दिया गया है वहां से अगर इमरान खान भी आ जाए तो मुल्क को वापस निकालने में शायद कई साल लग जाएंगे। और मौजूदा अगर ये क़यादत जो इस वक्त बिठाई हुई है हुकूमत, इसको जबरदस्ती अगर चलाया भी जाए इस निज़ाम को, तो जितनी देर इसको मुसल्लत रखा जाएगा उतना ही ज्यादा वक्त हालात बिगड़ने की वजह से हालात को ठीक करने में लगेगा। हो सकता है कई साल लग जाए। लिहाजा जिद छोड़े, उसे मनाएं, शफाफ इलेक्शन करवाएं, मैंडेट का एहतराम करें और मुल्क को वापस खड़ा होने दें। करोड़ों पाकिस्तानियों से उनकी ये उम्मीद ना छीने। अगर आपकी जिद में कोई सानिया हो गया ना, खुदा ना खास्ता, तो फिर आपको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। इमरान खान एक चांस है इस कौम के लिए और ये चांस पाकिस्तान को लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान को दूध और शहद की नहरें बहा देंगे इस मुल्क में, लेकिन उनके बगैर अब सिस्टम चल नहीं सकता। लोग इस बात को मान चुके हैं। आपको इमरान खान को चांस देना पड़ेगा, चाहे वो कामयाब हो चाहे वो नाकाम हो, क्योंकि उनके बगैर कामयाबी के इम्कानात है ही नहीं। जिस निजाम को आप घसीट रहे हैं, ये घसीट रहे हैं आप, इससे ये निजाम चलेगा नहीं जब तक मर्जी आप घसीट लें। तो सिंपल इज दैट कि इमरान खान का दौर है, इसको तस्लीम करना पड़ेगा। इमरान खान को मौका देना पड़ेगा, उसको फ्री हैंड देना पड़ेगा। वो पाकिस्तान को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि हम उसमें कामयाब हो जाए। नाज़रीन, मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक सर्वे करवाया था। देखें, इमरान खान इतनी बड़ी रियलिटी है कि हर बंदा उसकी गवाही देता है। मिफ्ता इस्माइल वगैरह जो है वो इमरान खान साहब के अपोनेंट हैं। अब उन्होंने जो सर्वे करवाया, उस सर्वे को आप सुनेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। उन्होंने कहा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने और मैंने इलेक्शन से पहले एक सर्वे करवाया था जिसके मुताबिक सारे पंजाब में इमरान खान की नून लीग पर लीड डबल थी, यानी वो 2/3 अक्सरियत से ऊपर जाकर जीत रहा था। कराची में मेरा ख्याल था कि 15 सीटें इमरान खान साहब जीतेंगे, लेकिन वो 22 में से 20 जीत गए थे 8 फरवरी 2024 को। 8 फरवरी को अवाम ने एस्टेब्लिशमेंट को सरप्राइज दिया था। ये जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब का स्टेटमेंट है। और इमरान खान साहब का इस वक्त जो मूड है और जो उनका अंदाजा है और जो उनका हौसला है, उनके एक स्टेटमेंट के अंदर, एक जुमले का स्टेटमेंट आया सिर्फ इमरान खान साहब का। ये नए साल के ऊपर मैं आपको उनका स्टेटमेंट सुना रहा हूं और आप अंदाजा कर लें इस एक स्टेटमेंट से कि इमरान खान साहब का एतमाद कहां पे खड़ा है और पूरा सिस्टम कहां पे खड़ा है। इमरान खान ने कहा कि पूरा निजाम अपने घुटनों पर आ चुका है और ये एक रियलिटी है। अब इससे आप भागते जाएं जब तक आप भाग सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि पूरा का पूरा निजाम अपने घुटनों पर आ चुका है। एक और खबर है नाज़रीन, और वो खबर है जनाब इजाज चौधरी साहब के हवाले से। इजाज चौधरी साहब ने बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की है। 9 मई के बाद से वो जेल में बंद है लाहौर में।
और कई मरतबा उनकी बीमारी की इत्तलात भी आई, वो काफ़ी बीमार हुए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सरेंडर नहीं किया। वो इमरान खान के वफादार साथियों में से हैं। पहले वो पंजाब के सदर भी रहे थे। सेनेटर होने के बावजूद इस सिस्टम ने, यानी अब जब एस्टेब्लिशमेंट चाहे ना तो जो मर्जी आप कर ले, एक सेनेटर होने के बावजूद वो शख्स सेनेट के अंदर नहीं जा सका। एक मरतबा भी प्रोडक्शन ऑर्डर्स के ऊपर वो बंदा सेनेट में जाके बात नहीं कर सका, बात करने नहीं दी गई। जिद है ना एस्टेब्लिशमेंट को कि भाई हमारे कहने के ऊपर तुमने इमरान खान को नहीं छोड़ा ना, अब तुम सेनेट के अंदर आकर दिखाओ। ये जिद है। जिद के साथ मुल्क नहीं चलते होते कि मैं ताकतवर हूं, मैं बड़ा हूं, मैं करूंगा, ऐसे नहीं होता। 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, 25 करोड़ लोग फैसला करेंगे। वो एजाज चौधरी साहब फिर बीमार हो गए, उनको फिर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, पहले ही हार्ट के पेशेंट है। महमूद रशीद साहब की हालत सबके सामने है। जो कुछ हुआ उमर चीमा के साथ, यास्मीन राशिद साहिबा के साथ, जो कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, और सबसे बढ़ के जो जुल्म और बर्बरियत इमरान खान साहब के साथ हुई है, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। सऊदी अरब के हवाले से नाज़रीन एक खबर है, लेकिन वो मैं आपको बाद में देता हूं। पहले एक खबर आई है, इसको जनाब किस्मत खान साहब ने रिपोर्ट किया है ट्विटर के ऊपर। वैसे इसको एक्सप्रेस ने भी रिपोर्ट किया है कि भारतीय बिजनेसमैन जिंदल और उनकी फैमिली, उनकी बेगम जो संगीता, ये जो जाती उम्रा में नवाज शरीफ के पोते की शादी में शरीक हुए हैं। अभी जो शादी हुई है 2017 में, जिंदल उस वक्त पाकिस्तान आकर नवाज शरीफ से मिले जब रॉ जासूस कुलभूषण को सजाए मौत हुई और मकबूजा कश्मीर में हालात खराब थे। उस वक्त एहसानुल्लाह एहसान ने रॉ से ताल्लुकात का एतराफ किया था। अब जनाब ये जिंदल साहब आए हैं, जनाब आके उन्होंने शिरकत की है, और ये कोई बुरी बात तो नहीं है। आपका दुनिया में कहीं पे भी दोस्त हो सकता है। अगर भारतीय बिजनेसमैन नवाज शरीफ का दोस्त है और वो शादी में आना चाहता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और अगर वो इंडियन है तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। यानी इसको आप गद्दारी क्यों बना लेते हैं? यही खेल खेला पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा, और इस्तेमाल किया लोगों को। मादी में हम पाकिस्तानी इस्तेमाल होते रहे। भाई अगर नवाज शरीफ का दोस्त है, एक इंडियन बिजनेसमैन है, और वो नवाज शरीफ के बच्चों की या पोते पोतियों की या नवासियों की शादी में आना चाहता है, व्हाट्स द प्रॉब्लम? आने दो उसको, कोई बात नहीं। लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ ने हमेशा ये गंदा कार्ड इस्तेमाल किया बाकियों के खिलाफ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर किया, तो ये कार्ड उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो जाता है। मेरे ख्याल में सबको इजाजत होनी चाहिए। थोड़ा अर्सा पहले बड़ी अच्छी तरह मुझे याद है, वो कुछ जर्नलिस्ट है भाई, एक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एक पॉलिटिकल पार्टी का, रऊफ हसन साहब की बात मैं कर रहा हूं। उनके ऊपर जब अटैक किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उनका फोन लिया गया। जनाब इंडियन सहाफी से राब्ता है, भाई मेरे राब्ते हैं अमेरिकन सहाफियों से, इंडियन सहाफियों से, यूरोपियन सहाफियों से बेशुमार से। अहमद मीर साहब के राब्ते हैं, काशिफ अब्बासी साहब के होंगे, बाकी सब सहाफियों के। भाई हम सहाफी कम्युनिटी है, हम एक दूसरे के साथ नोट्स शेयर करते हैं। हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो इंडियन चैनल्स के ऊपर इंटरव्यूज देते हैं, उनके बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे चैनल्स के ऊपर इंटरव्यूज देते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? भाई तुसी जंग लड़ना, कश्मीर आजाद करवाना ਤੁਹਾਡਾ काम है बंदूकों के नाल। हमारा काम कलम का, हम अपना काम कर रहे हैं। अपना काम करना नहीं, हमारे काम के अंदर जनाब ये भी गद्दार है, वो भी गद्दार है। पहले नवाज शरीफ जब 2017 में एस्टेब्लिशमेंट के नवाज शरीफ के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे ना, तो एस्टेब्लिशमेंट ने सबको खबर दी थी कि ये नवाज शरीफ गद्दार हो गया, चोर हो गया, फ्रॉड हो गया। देखो ये इंडियन मेहमानों को इसने बुला लिया, देखो इंडियन को इसने अपने घर पे बुला लिया, ये गद्दार है नवाज शरीफ, ये पाकिस्तान का दुश्मन है, मोदी का यार है। ये कहानियां एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई थी। अब देखें कैसी खामोशी है, क्योंकि नवाज शरीफ इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश कर रहे हैं, तो इस वक्त कोई किसी को एतराज नहीं है। कितनी मजे की बात है ना? इंटरेस्टिंग। तो मामला गद्दारी का नहीं है, जनरल बाजवा के ताल्लुकात नहीं है इंडियंस के साथ। इंडियन कारोबारी लोगों के साथ उनकी भी फोटोज आई हुई है जनरल बाजवा की। ये जितने लोग रिटायर होते हैं, बाहर जाते हैं, तो इंडियन के साथ मिलते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ इनकी पर्सनल यारियां दोस्ती हैं। ये पाकिस्तानी फौज के लोग और इंडियन फौज के लोग जब बाहर दूसरे मुल्कों में जाकर आपस में ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं, तो इनकी तो बड़ी अच्छी दोस्तियां यारियां हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो कौम को लगाया हुआ गद्दारियों के सौदा बेचने के लिए। तो अगर नवाज शरीफ के घर में जिंदल आ गया, बड़ी अच्छी बात है, उनका दोस्त है। कल को जिंदल के घर में शादी होगी, नवाज शरीफ को भी जाना चाहिए। भाई दोस्ती दोस्ती होती है, लेकिन क्योंकि ये गंदा खेल नवाज शरीफ साहब ने बहुत खेला है, तो उनको सिर्फ ये वार्निंग है कि इस खेल को आप बंद कर दें। यानी आपके खिलाफ इसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो आप भी बाकियों के खिलाफ ये गंदा हथियार इस्तेमाल करना बंद कर दें। ये एक पुराना तरीकाकार है एस्टेब्लिशमेंट का कि इसको इंडिया के साथ टैग कर दो। वो एक ब्यूरोक्रेट ने भी इंटरव्यू दिया ना, उसने बताया कि मुस्लिम लीग नून के एक बंदे को हम तोड़ रहे थे, उसको कह रहे थे कि तू कोई तेरे अंदर से कुछ निकलेगा, इसको फंसाना है, इस पे केसेस बनाने। तो वो एक मिलिट्री ऑफिसर था, उसने ब्यूरोक्रेट के सामने अपनी जेब से निकाल के 2 कार्ड रखे इंडियंस के। उसने कहा ये 2 कार्ड डालते हैं ना इसके ऊपर, ये गद्दार बन जाएगा, अभी इसके ऊपर एक केस डल जाएगा। तो ये तो मेंटेलिटी है कि जनाब इंडिया के साथ आपने बात कर ली, या कोई इंडियन आपके साथ टेलीफोन पे, और भाई ग्लोबल विलेज है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, और आप अभी वहीं पे खड़े हुए हैं, और कौम को कहीं और खड़ा किया हुआ है, खुद कहीं और खड़े हुए हैं। यानी अपने ताल्लुकात सबके साथ ठीक रखने, कौम को बताना है हम नहीं छोड़ेंगे।
ये ऐसे जो है ना वो पाकिस्तान नहीं चलेगा। पाकिस्तानियों की आंखें खुल रही हैं, मामलात को क्रिस्टल क्लियर करें, चीजों को ठीक करें और मामलात को उस तरफ लेकर जाएं जहां आलमी सतह पे आजकल दुनिया बढ़ रही है। दुनिया एक ऐसी सदी में दाखिल हो गई है जहां पे हर चीज डिजिटल है। कोई चोरी करने का, स्कैम करने का वो तरीकेकार ही बदल गए हैं। कोई अब सोच भी नहीं सकता जो कुछ पाकिस्तान में अभी तक हो रहा है। दुनिया इतनी एडवांस हो गई है कि आप अरबों के पास चले जाएं, गल्फ कंट्रीज में, वहां जाकर आप देखें तो आपकी आंखें फटी रह जाती हैं। आप हैरान हो जाते हैं कि इतना ज्यादा डिजिटलाइज्ड हो गया है वर्ल्ड, और हम कहां खड़े, इंटरनेट बंद कर दो। मुझे शार्क इंटरनेट खा गई है जनाब, हमारा ये हो गया है, अब हम इंटरनेट नहीं चला सकते। दुनिया के अंदर बदनाम करके रख दिया, मुंह काला कर दिया। पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पे है, म्यांमार के बाद, जिसका इंटरनेट सबसे ज्यादा देर तक 2024 में बंद रहा। अब आ रहे हैं सऊदी अरब वाले इशू पे, इस पे बात जरूर होनी चाहिए। गो के मुसद्दिक मलिक साहब मुकर गए हैं। खबर ये चल रही थी कि काबीना ने शायद मंजूरी दे दी है कि 15% जो शेयर्स हैं रेकोडिक के वो दे दिए जाए सऊदी अरब को। अब जरा आप समझ लें कि ये है कितने का। खबर ये आती है कि कुछ 540 मिलियन डॉलर्स में ये दे दिया जाए, तो 1000 मिलियन डॉलर्स का जो है वो 1 बिलियन होता है। 1 बिलियन डॉलर जो है वो 1000 मिलियन डॉलर्स का होता है। आधे बिलियन डॉलर के अंदर ये 15% सऊदी अरब को दे दिया जाए। इसकी जो कीमत लिखी हुई है ना, मुख्तलिफ चीज़ों पे अगर आप रिसर्च करें तो इसमें कॉपर निकलता है और सोना निकलता है, और सोने को ओंस के अंदर तोला जाता है और कॉपर को टन्स के अंदर तोला जाता है। इसकी वर्थ खर्चा निकाल के सारा कुछ करके भी कम से कम 100 अरब डॉलर से ज्यादा की है रेकोडिक की। 50% हमने उन कंपनियों को दिया हुआ है, और वो भी गलत दिया हुआ है जो वहां से निकाल रही है। बाकी 50% हमारा है। अच्छा, वो निकालने के खर्चे में उनको 50% हमने दिया हुआ है। जो हमें मिलेगा वो निकला निकलाया मिलेगा। तो हमने अपने निकले निकलाए में से अगर किसी को 15% देना है तो उसमें निकालने का खर्चा नहीं है। तो 15% जो है वो कम से कम भी अगर हो, क्योंकि उसके अंदर खर्चा शामिल नहीं है, तो उसको 20 अरब डॉलर का तो होना चाहिए, या इससे ज्यादा का होना चाहिए। 20 अरब डॉलर या इससे ज्यादा का होना चाहिए, क्योंकि टोटल माइंस की जो वैल्यू है वो 100 अरब डॉलर से 150 अरब डॉलर के बीच में बताई जाती है। तो ये 15 से 20 अरब डॉलर का 15% होना चाहिए, क्योंकि कोरा है, निकालना उन्होंने है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये जो 15% है, अगर ये सऊदी अरब को आधा अरब डॉलर में दिया जाता है तो इसकी असल वैल्यू इससे 10 गुना ज्यादा है, बल्कि 10 से भी नहीं 20 गुना ज्यादा है। तो क्या सऊदी अरब को इतना सस्ता दिया जा सकता है? ये सवाल हम उठाएंगे, इसके ऊपर मजीद तहकीकात करेंगे, और इसके ऊपर हुकूमत को पूरा जवाब देना चाहिए। अपोजिशन को ये बात उठानी चाहिए, और अपोजिशन भी हमेशा कोशिश करती है कि सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात बचाएं, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका के साथ ताल्लुकात आपके बनवाता है। लेकिन इतना बड़ा मुनाफा सऊदी अरब को क्यों दिया जा रहा है? क्या उनसे कोई काम है? एक काम तो है उनसे कि डोनाल्ड ट्रंप को किसी तरह मनाए, लेकिन अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान इतने सस्ते में ये सौदा देगा। मैं इसके ऊपर मजीद तहकीकात करूंगा। मैं और लोगों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि इसके बारे में अगर कुछ फैक्ट्स हैं तो मेरे साथ जरूर शेयर करें। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।